क्लास 10th में पहला चैप्टर क्या है और वो पहला चैप्टर कितना जरूरी है, क्या क्या पढ़ेंगे हम उसमें। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री, इट इज अ मिस्ट्री विच आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर यू। केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ा जाता है, और उन सभी बच्चों के लिए जिसके लिए केमिस्ट्री बोरिंग, अनवांटेड, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, आई एम हियर टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू। बच्चों कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग तभी हो पाता है जब आप उसके पीछे का लॉजिक को समझे, उसकी जरूरत को समझे। तो आज हम सबसे पहले केमिस्ट्री होता क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, इन सवालों के जवाब जब ढूंढ लेंगे तभी तो क्लास 10th की केमिस्ट्री मजेदार लगेगी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली इज केमिस्ट्री? ये एक साइंस की ब्रांच है, ये सभी जानते होंगे, है ना। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस में तो आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हमारी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। हमारे आसपास की हर चीज, wherever you see, whatever you see, जो भी मैटर मौजूद है वो कैसे बना, किससे बना, और अगर वो चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या प्रॉपर्टीज बदल रही है, यही जानकारी हम केमिस्ट्री से लेते हैं। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास की चीजों में हो क्या रहा है। सो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इज नथिंग बट, अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील किसके साथ करेगी, इट डील्स विद द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जैसे कि मैंने कहा, मैटर की प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन के साथ डील करना है। अब आप बोलोगे मैटर, क्लास 9 में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर? मैटर के बारे में काफी जानकारी ले चुके हो आप, हाँ है ना। तो अब वक्त आ गया है उसी मैटर की जानकारी को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने का, एक लेवल और हायर बढ़ने का बच्चों। सो यहाँ पर क्या हो रहा है केमिस्ट्री में, हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर मौजूद है उस मैटर की कॉम्पोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे इस मैटर में। जैसे हम पैदा हुए थे कि अब भी वैसे ही है, नहीं ना, सब कुछ बदल गया है। हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारी शक्ल, हमारी अक्ल, चीजें बदलती हैं, बिल्कुल। चेंज, वी अंडरगो चेंज, द मैटर अराउंड अस अंडरगोज चेंज। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, चेंज तो होना ही है। उस चेंज को समझा जाएगा बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर बच्चों? अब आप समझ चुके हो कि केमिस्ट्री का क्या रोल है। हाँ जी बच्चों, तो अब जब हमने जाना कि केमिस्ट्री इतनी जरूरी है और हमारे आसपास की चीजों के बारे में जानने में, समझने में मदद करती है, तो फिर तो बड़ी मजेदार है, हमारे लिए बड़े काम की चीज है कि नहीं। तो अब केमिस्ट्री की जरूरत को समझ चुके हो तो वक्त आ गया है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने का। चलिए फिर करते हैं बात। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये है हमारे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। बच्चों नाम में ही बात है बच्चों, हमें समझना होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। डिटेल में प्रॉपरली इंट्रोडक्शन को जानेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि एग्जैक्टली हमारे आसपास की चीजों में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको कैसे डिनोट करें, कैसे समझें, कैसे इंफॉर्मेशन पास करें किसी और को। एंड इट्स गोइंग टू बी फन, मस्ती एंड बच्चों वेरी इंफॉर्मेटिव। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और एक बात जरूरी सी, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, मूवी शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर आता है ना, उसी तरह का डिस्क्लेमर है बच्चों, ये ध्यान से सुनिए मेरी बात। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ऑफ केमिस्ट्री। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी शुरुआत ही एक अच्छे अंत तक ले जाएगी। तो बच्चों जो हमारी शुरू का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिंदगी भर जब तक केमिस्ट्री करोगे तब तक ये काम आएगा। तो गौर से सुनिए, समझिए, ध्यान लगाकर सुनिए। चलिए फिर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात हम करेंगे। आज हम पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में होगा क्या। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, हम क्या क्या जानेंगे, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा, नाम में ही है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, इनको तो जानना ही है। और फिर भाई पता कैसे चले केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो वी विल नो व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। फिर हम जानेंगे डिटेल में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चों जब केमिकल के बारे में बात हो रही है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस,
Then what are the different types of chemical reactions? बेटा अलग अलग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, इन सबको डिटेल में हम समझेंगे। नाम मैं आपको अभी बता देती हूँ, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड पुट इट इन आवर माइंड। फीड कर रहे हैं अपने दिमाग में अपने को। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बच्चों नाम अभी सुन लो, इनके बारे में डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, चिंता मत कीजिए। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन सभी वर्ड से आपकी दोस्ती हो जाएगी, घबराइए नहीं। मेरा काम होगा इन मुश्किल मुश्किल कठिन शब्दों से आपकी यारी दोस्ती करवाना, और ऐसी दोस्ती जो टूटेगी नहीं। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम जानेंगे कि अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो हम ये भी जानेंगे उनका असर हमारी जिंदगी में क्या है। ऑक्सीडेशन, what role it plays in our real life, हमारे इफेक्ट्स बताएंगे ऑक्सीडेशन के हमारे ह्यूमन लाइफ में, हमारे ह्यूमन बीइंग्स पे। ठीक है, हम ऑक्सीडेशन को डिटेल में जानेंगे, उनके इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन को समझेंगे इन एवरीडे लाइफ। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है बच्चों, जब हम रिएक्शन के बारे में जानेंगे तो हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन को अनबैलेंस्ड को बैलेंस कैसे किया जाए। एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे क्या, बैलेंस करना ही क्यों है, कोई ऐसा लॉ है जिसपे केमिकल रिएक्शन डिपेंड करे? इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। और बच्चों आज के लेक्चर में हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, पता कैसे चले केमिकल रिएक्शन हुआ है, और इंफॉर्मेशन कैसे पास करें, हाउ टू मेक एन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव, है ना, हाउ टू मेक एन इक्वेशन इंफॉर्मेटिव। इन सभी सवालों के जवाब आज के लेक्चर में ढूंढते हैं और जल्दी जल्दी से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, पहली चीज होगी ये जानना बच्चों कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन को अगर है समझना तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजों को याद करना पड़ेगा जो ऑलरेडी यंगर क्लासेस में कर चुके हो। क्या सीखा आपने यंगर क्लासेस में? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ऑलरेडी आप ये यंगर क्लासेस में पढ़ चुके हो। केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए ये दोनों टर्म्स फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझना बड़ा जरूरी है। तो जल्दी से याद कर लें जो पहले पढ़ा था हमने। बच्चों फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में जब हमें बात करनी है, हम जानते हैं जैसे कि मैंने कहा, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चेंजेस हैपन अराउंड अस। यस, तो इन चेंजेस को दो भागों में दो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक होगा फिजिकल चेंज, दूसरा होगा केमिकल चेंज। नाम में ही बात बन जानी है यहाँ पर। फिजिकल चेंज क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। सिंपल, फिजिकल चेंज इज अ चेंज ऑफ स्टेट ओनली। स्टेट बदल रहा है and not is accompanied by an alteration in the composition और chemical properties of substance। दो तरीके से बता सकते हैं, एक ये कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी और दूसरा केमिकल चेंज नहीं होगी। जो कॉम्पोजिशन होगी वो बच्चों फिजिकल चेंज में सेम रहेगी, ओरिजिनल सब्सटेंस की ही कॉम्पोजिशन मेंटेन की जाएगी फिजिकल चेंज में। याद रखिएगा ये बात। अब बच्चों पानी का बर्फ बना दो, बर्फ का पानी बना दो, पानी का भाप बना दो, हो क्या रहा है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, स्टेट्स चेंज हो रहे हैं। पर एक्चुअल में देखा जाए तो कॉम्पोजिशन तो H2O ही है, पानी ही तो है, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। वही बात है बच्चों, स्टेट चेंज हो रहा है, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही। अब याद रहेगा ना, फिजिकल चेंज बहुत आसान है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप, साइज, है ना, कलर, बहुत सारी चीजें ऐसे चेंज हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए। अगर पता करना हो कि फिजिकल चेंज हुआ है तो कैसे पता करें? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें पता होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। जैसे कि मैंने कहा, केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगी, नो चेंज अकर इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस नहीं बदलने वाला। ठीक है, क्या चेंज नहीं होगा फिजिकल चेंज में? पता चल गया है, केमिकल चेंज नहीं होगा, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन बदल नहीं रही है। क्लियर है ये बात? कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, ओरिजिनल सब्सटेंस में जो कंपोजिशन है वही रहने वाला है। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस एंड बच्चों चेंज इन टेम्परेचर रिवर्ट्स टू द सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग देयर कंडीशंस। अगर आप चाहो तो उन्हें वापस भी ला सकते हो, रिवर्सिबल होते हैं ये। रबर बैंड है, फोर्स लगा खींचे वापस वहीं पहुंच जाएगा, उसी पोजीशन में पहुंचेगा कि नहीं? है ना। पानी की हम बर्फ बना सकते हैं फ्रीजर में रख के, तो बर्फ को वापस पानी भी तो बना सकते हैं पिघला के, मेल्टिंग करके। वही वाली बात है, रिवर्स कर सकते हैं हम प्रोसेस
प्रोसेस को। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। तो बच्चों फिजिकल चेंजेस के बारे में हमने जाना कि वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो आसानी से बात है, हम ये भी कह सकते हैं कि वो टेम्पररी है ना बच्चों। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी फिजिकल चेंज में, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़िए फिर। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा H2O सॉलिड से लिक्विड हो जाना, बर्फ का पानी बन जाना, आइस टू वाटर, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो अब वक्त आ गया है, फिजिकल चेंज बड़े आसानी से समझ लिया, तो नाउ केमिकल चेंज, कॉम्पोजिशन बदलने वाली ही है, एक परमानेंट चेंज होने वाला है जो वापस नहीं लाया जा सकता। बताती हूँ, डेफिनेशन देखिए समझ जाओगे। यहाँ पर आपको जो बेसिक बात याद रखनी है वो ये है कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है। क्यों बन रहा है नया सब्सटेंस? ऑब्वियसली जब कोई नई चीज बनेगी ओरिजिनल सब्सटेंस जैसा नहीं रहेगा ये बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट कॉम्पोजिशन के साथ एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। ए केमिकल चेंज गिव्स राइज टू अ न्यू सब्सटेंस। ओके, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे बिल्कुल अलग होगी। याद रहेगी ना ये बात? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? बहुत बढ़िया बच्चों। और ये रिवर्सिबल नहीं है, इट कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड ऑन देयर ओन, अपने आप तो रिवर्स होने से रहा। ठीक है, तो केमिकल चेंज के बारे में हमने क्या सीखा कि ये परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, वापस नहीं आ सकते, और जो केमिकल कॉम्पोजिशन है पूरी की पूरी बदल जाएगी। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जरूरी वाले डिस्कस होने जरूरी है। A new substance is formed with entirely different properties, बहुत इजी है, और ऑब्वियसली कॉम्पोजिशन तो बदलेगी ही। मैटर अंडरगोस अ चेंज व्हिच इज नॉट इजीली रिवर्सिबल, इट इज परमानेंट। देखा जब पॉइंट्स हमने वहां सीखे, अब जब लिख रहे हैं तो कितने आसान लग रहे हैं। जनरली इन दिस प्रोसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और अवॉइड। जब कुछ नया बनाना है ना तो एनर्जी लगती है, हीट के फॉर्म में लग सकती है, लाइट के फॉर्म में भी लग सकती है। ठीक है, समझेंगे इसके बारे में डिटेल में। ये हीट एनर्जी का खेल बड़ा जरूरी है, आगे जाकर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इसी से रिलेटेड है, सीखेंगे। ठीक है, हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं जान लिए हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया है, तो बच्चों बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपने यंगर क्लासेस में भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस के डिफरेंसेस पढ़े होंगे, बहुत जरूरी है बच्चों। बेसिकली ये आपको पहले ही छोटी क्लासेस में सिखा दिया जाता है, क्योंकि आप अब इन्हें यहाँ यूज करने वाले हो क्लास 10th में। तो जल्दी से बता दो, फिजिकल चेंज में क्या होगा? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, फिजिकल चेंज टेम्पररी होगा, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होगा, हाँ है ना। फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगी, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी जो केमिकल होगी, हाँ है ना। तो बेटा आपको डिफरेंसेस लिखने होंगे, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब आप बोलोगे मैम ये जो पिछली क्लासेस में हमने सीखा है ये आप हमें दोबारा क्यों याद दिला रहे हो? अभी बता देती हूँ कि दोबारा क्यों याद दिला रही हूँ। जैसे ही आप केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन समझोगे तो ये बैकग्राउंड आपको जरूरी महसूस होगा। ठीक है, तो चलिए फिर बता देती हूँ मैं आपको एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। अगर जानना है ना केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आसान बनाना है इसको। डेफिनेशन जब पढ़ते हैं ना तो बहुत गंदा लगता है। आसान कब होगा? जब उसकी जरूरत को समझे, उसको एग्जाम्पल्स को देखें। तो हम अगर देखें हमारी जिंदगी में हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस हैं बच्चों, कुछ फिजिकल कुछ केमिकल, खाना हजम होना, बर्निंग ऑफ ए फ्यूल, है ना, बैटरीज में इतनी सारी अलग अलग जगहों पर खाना पक रहा है तो उसमें भी चेंज हो रहा है कि नहीं। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, हम सांस ले रहे हैं उसमें भी केमिकल चेंज है बच्चों, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। फायरवर्क्स में जब पटाखे फूटते हैं उसमें भी चेंज है। तो हमारे आसपास की जब इतनी सारी चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, इन्हीं चेंजेस को समझना है हमें विद अ केमिकल रिएक्शन। तो अब वक्त आ गया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में से केमिकल रिएक्शन को समझने का। एक बार केमिकल रिएक्शन समझ लोगे तो आगे का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो बच्चों फिजिकल केमिकल चेंज क्या होता है सीख लिया है, अब आसानी से केमिकल रिएक्शन समझ जाओगे, और वो ये है, इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। समझिए इस बात को, कुछ नया बन रहा है, प्रॉपर्टी अलग है। यहाँ पर फिजिकल केमिकल मेंशन नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी मेंशन है। तो बच्चों याद रखिए, इट्स अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कुछ अलग प्रॉपर्टीज
है, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। अब समझे केमिकल रिएक्शन का खेल, आसपास इतनी सारी चीजों में चेंज हो रहा है, कोई भी फिजिकल कभी केमिकल। इसी चेंज को, इसी प्रॉपर्टीज के डिफरेंस को समझने के लिए हम केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। खास बात इसके बारे में जो पता होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ये तो यहाँ पर एक बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में नोट कर लीजिए कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो वहां जाकर कार्बन नहीं हो जाना, नया सा दूसरा एलिमेंट नहीं बनेगा। फिर होगा क्या? यहाँ पर जो होगा वो ये होगा, न्यू एलिमेंट नहीं बन जाता दूसरी तरफ, बल्कि जो बनता है वो ये है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। मैच द फॉलोइंग लगा लो फॉर एग्जांपल, अलग अलग एलिमेंट से मैचिंग हो जाती है, पर बिल्कुल नया जो नहीं था वो नहीं होगा, जो होगा उसी के साथ। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। क्या होगा बच्चों? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। याद रहेगी ये बात? हो क्या रहा है केमिकल रिएक्शन में? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ओके, न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फाउंड। इसी प्रोसेस को कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को डिनोट करना हो, अगर समझना हो तो देखिए, यहाँ पर दो चीजें ले रखी है, यहाँ पर कोई नई दो चीजें बन गई है, एक प्रोसेस हुआ है, ए बी प्लस सी हैव गिवन यू ए प्लस बी सी। ये बच्चों एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वक्त आने पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है समझाऊंगी, पर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर किसी ने किसी की जगह ले ली है। ए के साथ पहले बी था कि नहीं? अब यहाँ पर ए अकेला रह गया, बी कहाँ चला गया? सी के साथ चला गया, तो कुछ इंटरचेंज हो गया, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैव टेकन प्लेस। बिल्कुल यही समझना है बच्चों अपने को। और अगर ध्यान से समझना है तो आपके दिमाग में डाउट आ ही गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है इनको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड जो है इनको क्या बोलेंगे? अरे बच्चों, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो होंगे रिएक्टेंट्स। जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, कुछ नया प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स। आसान है कि नहीं? बहुत सिंपल लॉजिक है बच्चों, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर रिएक्टेंट्स, द न्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एक हो जरूरी नहीं, एक से ज्यादा होंगे तो क्या करें? प्लस साइन लगा के बीच में डिनोट कर दो। आसान है, समझ गए? रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, बहुत सिंपल है ये तो। अब जब समझने के बाद डेफिनेशन पढ़ना कैसे चुटकियों में कर पाओगे आप, ठीक है? रिएक्शन देखते हैं फिर समझ जाओगे आप। रिएक्शंस करके हम देखेंगे, ठीक है? अगर बच्चों यहाँ पर एक खास बात है जो याद रखनी है जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, और वो ये है, देयर इज नो लॉस एंड नो गेन इन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मास के बारे में ध्यान रखिए, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नो मास गेन, नो मतलब ना गेन होगा ना लॉस होगा। कुछ सुना सुना सा लग रहा है? लगना तो चाहिए। क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीखा था कि नहीं? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यही बात यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कुछ एग्जांपल से आप चीजें समझ पाओगे। देखिए, C+O2 गिव्स यू CO2, CaCO3 बिखर कर CaO और CO2 बन रहा है। देखे, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? कुछ नया बन रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैव टेकन प्लेस। तो अब हम जान गए हैं। बचाइए बच्चों, जल्दी से बता दीजिए मुझे, यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या है? CO2। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है CaCO3 और प्रोडक्ट है CaO और CO2। हाँ है ना? समझ गए ना आप? नो कंफ्यूजन एट ऑल। रिएक्टेंट्स क्या है जान लिया है, प्रोडक्ट्स क्या है जान लिया है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये जान लिया है। तो अब वक्त आ गया है एक बहुत जरूरी सवाल के जवाब ढूंढने का। पता कैसे चले केमिकल रिएक्शन हुआ है? हाउ विल वी नो? बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को जानना होगा। हाउ विल वी डिसाइड वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैव अकर्ड? 5 पॉइंट है बच्चों। कितने? 5। इन 5 पॉइंट्स को समझना होगा। पहला, चेंज इन स्टेट। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा, चेंज इन कलर। चौथा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन 5 चीजों से हमें पता लग जाएगा कि कुछ तो हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। कौन सी ये 5 चीजें याद रखिएगा? चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे? इसको जरा समझाइए जरा डिटेल में। अभी समझाते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको समझाएंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये कैसे होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये जानेंगे। बस ठीक है, तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए एक एक करके कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हम चीजों को समझते हैं।
पहली एक्टिविटी देखिएगा जरा, हमारे क्लास 10 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की पहली एक्टिविटी है, बड़ी मजेदार है, बहुत इजी है। मैग्नीशियम रिबन को लेना है। किसको ले लिया? मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। जलाने से पहले ध्यान से उसको सैंड पेपर से रब करना है, कोई भी इम्प्योरिटीज हो, कुछ भी हो, वो निकल जाए। ठीक है, हमने 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन ले लिया और उसको सैंड पेपर से रब कर दिया और फिर क्या किया? ध्यान से उसको पकड़ा, हाथ से पकड़ नहीं सकते तो केमिस्ट्री लैबोरेटरी में हम जाएंगे, टोंग्स की मदद से, पेयर ऑफ टोंग्स की मदद से उनको पकड़ लेंगे और फिर बर्नर लगाएंगे और हीट करेंगे। देखिए साफ नजर आ रहा है आपको, मैग्नीशियम रिबन टोंग्स की मदद से लिया गया है और इसे हीट किया जा रहा है। होगा क्या? कुछ चीज जलती है ना, यहाँ पर एक रिबन जल रहा है तो नीचे यहाँ पर बच्चों कलेक्ट करेंगे हम, जो जलेगा उस पाउडर को, जो भी रेसिड्यू लेफ्ट होगा वो हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। अगर इसको समझना है और अगर ये लग रहा है मुश्किल तो चिंता मत करो, अब देखना ये कितना आसान लगेगा। यहाँ पे गौर से देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन को देखो कैसे बर्न करने लग गए, कर रहे हैं कि नहीं? और व्हाइट लाइट नजर आई आपको अचानक से? बच्चों हीट एनर्जी साफ नजर आ रही है आपको रिलीज होते हुए, है ना बच्चों? तो यहाँ पर मैग्नीशियम को हमने हीट कर दिया तो यहाँ हुआ क्या, इस रिएक्शन को समझ दीजिए। Mg+O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। रिएक्टेंट्स क्या होंगे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना बच्चों? अब यहाँ पर देखिएगा जरा नीचे क्या लिखा है, Mg+O2 gives you MgO। अब आपके मन में सवाल आया होगा, मैं ऊपर जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकती हूँ, नीचे जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकती हूँ, क्या फर्क है? सोचिए सोचिए क्या फर्क है? बड़ा आसान है बच्चों, ये मुश्किल की बात नहीं है। अगर हम वर्ड्स में लिखें तो बन जाएगा वर्ड इक्वेशन। क्या बन जाएगा? वर्ड इक्वेशन। और अगर हम एलिमेंट्स के सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूला से लिखे तो बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। क्या बन जाएगा? केमिकल इक्वेशन। अब देखना जब आप इसका डेफिनेशन पढ़ोगे और इसको आगे जाके सीखोगे कितना आसान लगेगा। ठीक है, तो एक एक्टिविटी समझी आपने, देखा आपने कैसे कोई नई चीज फॉर्म हो रही है, हाँ है ना? केमिकल रिएक्शन हुआ, टेम्परेचर, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इन सभी चीजों को हम यहाँ नोट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक एक करके एक्टिविटीज के थ्रू हम समझेंगे। एक और एक्टिविटी ये भी बड़ी मजेदार है, हमें ना बहुत इजी है, एक लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है। क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन। अब ये लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन क्या कमाल दिखाएगा, इसमें हमें ऐड करना है पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। क्या ऐड करना है? पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। दोनों ऐड हो जाएंगे, मजेदार सा एक रिएक्शन होगा, 2 चीजें ऐड हुई और फिर जो बना वो बड़ा मजेदार था। यहाँ पर बच्चों प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? प्रेसिपिटेट, जो कि है PbI2, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी निकला है। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कुछ रिएक्शंस ना करते वक्त पता ही नहीं होता क्या है, ओहो इसमें ये भी था, ऐसे लगता है फिर बाद में। तो ये एक ऐसा ही रिएक्शन है जिसके बारे में और डिटेल में आप आगे जाके सीखोगे। तो जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैंने कहा उसका एग्जांपल है बच्चों ये रिएक्शन। एग्जाम में सवाल आएगा, गिवन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पता कैसे चले एक रिएक्शन हुआ है, उसका एग्जांपल दीजिए। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। ठीक है बच्चों, प्रेसिपिटेट क्या होता है समझना है, पता है कि नहीं? ऑलरेडी सीख रखा होगा आपने। नीचे जो बेटा अनसॉल्युबल जो डिसॉल्व नहीं होगा वो जाके नीचे सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, वही होता है प्रेसिपिटेट। और उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? हम डिनोट करेंगे विद अ डाउन एरो। ठीक है, अगर ये सिंबल आपने देखा इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए फिर एक और एक्टिविटी की तरफ। अब आप बोलोगे मैम इतनी एक्टिविटीज, अब एक बार एक्टिविटी समझ लो फिर देखना कितना आसान होगा। पता है क्यों? बेसिकली लॉजिकली जब समझते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। आप बोलोगे मैम ये सब क्यों करना है? इसीलिए करना है क्योंकि आसपास की चीजों को डिटेल में भी तो समझना है, हाँ है ना? तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करो, बड़ी आसान है ये। जिंक को लिया, ले लिया, H2SO4 में मिला दिया। किसमें? देखिए कोनिकल फ्लास्क है, जिंक ग्रैन्यूल से ऊपर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड याद होगा क्या है? H2SO4 उसका केमिकल फॉर्मूला है। ये हम ऐड कर देंगे और देखना थोड़ी देर बाद क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो बच्चों ये एक्टिविटी से हम इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाँ है ना? गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस देखो यहाँ ऊपर से कलेक्ट की जा सकती है। और बच्चों अगर हम गौर से देखें ना इसको टच करके, तो कोनिकल फ्लास्क में जिसमें हमने चीजें ऐड की हैं उसका भी टेम्परेचर बदला हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर यही एक्टिविटी चेंज इन टेम्परेचर के लिए भी हम यूज
यूज कर सकते हैं बच्चों। समझ रहे हो आप? ये जो 5 स्टेट थे, घूम फिर के इन 3 एक्टिविटीज में सबके एग्जाम्पल आ गए हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हो रहा है कि नहीं? इसीलिए ये एग्जाम्पल्स, ये एक्टिविटीज कराई गई हैं बच्चों। एग्जामिनेशन में इन एक्टिविटी से सवाल भी आ सकते हैं। और ये एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक समझ सके एक केमिकल रिएक्शन की। क्लियर है बच्चों? नो कंफ्यूजन एट ऑल? नाउ ये जो रिएक्शन था ना, इसको देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जो मैंने कहा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, आपसे कहा जाए कि केमिकल रिएक्शन लिखो तो हम लिखेंगे, हाँ है ना। और बच्चों गैस जब इवॉल्व हो तो उसके लिए अप एरो डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है? अप एरो। याद रखिएगा, प्रेसिपिटेट का डाउन एरो, इवोल्यूशन ऑफ गैस का अप एरो। सिंपल है, प्रेसिपिटेट नीचे कलेक्ट होगा तो हमेशा डाउन एरो रहेगा, गैस ऊपर रिलीज होगी तो अप एरो। याद रहेगा ना, भूलने का नहीं बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़िए। और बच्चों तब से जो हमने नई नई केमिकल रिएक्शन की बातें की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें की, एक्टिविटीज की बातें की, चैप्टर का क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है जानना पड़ेगा कि नहीं? तो अब वक्त आ गया है जानने का कि केमिकल इक्वेशन क्या है। ध्यान से सुना होगा तो पहले ही मैं हिंट दे चुकी हूँ, बट अब और आसान हो जाएगा। देखिएगा केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शन को। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, कैसे रिप्रेजेंट करें? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूले। हर एलिमेंट का सिंबल होता है कि नहीं? क्लास 9th में केमिकल फॉर्मूले, केमिकल कंपाउंड बनाना सीख लिया होगा आपने, सीखा है कि नहीं? बताइए बताइए, एग्जाम्पल बताती हूँ, समझ जाओगे शायद आप। जैसे अगर लिखा हो अल्यूमिनियम क्लोराइड, तो अल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है अगर कोई आपसे पूछे तो क्या करोगे आप? 9th में सीख रखा होगा। अल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोरीन का सिंबल Cl, अल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, Cl की -1, क्रिस क्रॉस रूल और बन गया AlCl3। बना कि नहीं? ऐसे केमिकल फॉर्मूले बना सकते हो आप कंपाउंड्स के। और ये सिंबल्स तो है ही। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? टोटल हमारे एलिमेंट्स हैं 118। मुझे आज आप जरूर लेक्चर लेने के बाद ये बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में, अब तो हम लोग यूट्यूब पे नहीं, टेलीग्राम ऐप पे है, तो आप डाउट्स में पूछ सकते हो और मुझे जरूर बताइएगा क्या आप डिटेल में ये भी दोबारा सीखना चाहते हो जो आपने 9th में सीखा है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, आयोन्स क्या होते हैं, ताकि आपको ये चैप्टर आसान लगे। इफ यू नीड इट आई विल डू इट दैट आल्सो, ठीक है, वो भी करेंगे। अभी के लिए आप समझे केमिकल इक्वेशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसको यूज कर सिंबल्स को और केमिकल फॉर्मूले को। फिर आप बोलोगे वर्ड इक्वेशन क्या है? वही तो बात है बेटा, वर्ड से कर लो। किससे करेंगे? वर्ड से। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एक इंटरेस्टिंग सी बात है, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल करके दिखाती हूँ मैं आपको। जिंक का सिंबल क्या है? Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है केमिकल फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, क्या बन गया? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ है ना, बन गया ना? कैसे एक वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, हुआ कि नहीं? आसान था ना बच्चों? बड़ा आसान है। मुश्किल तब लगेगा जब एलिमेंट्स के सिंबल ना आते हो, केमिकल फॉर्मूले ना पता हो, और उसके लिए क्या करना है, मैं हूं ना, आई विल मेक इट फॉर यू। ओके, चलिए आगे बढ़िए। फिर अब एक बड़े इंटरेस्टिंग का सवाल का जवाब दे दीजिए, बहुत मजेदार है ये। केमिकल रिएक्शन क्या होता है जान चुके हो, केमिकल इक्वेशन क्या होता है जान चुके हो, वर्ड इक्वेशन क्या होता है जान चुके हो। तो वक्त आ गया है एक इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, एक इक्वेशन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं। कैसे इंफॉर्मेशन दोगे इक्वेशन के बारे में? बड़ा आसान है बच्चों। कोई भी चीज है अगर रखी है तो बताएंगे सॉलिड है, लिक्विड है, कैसे बताएंगे ना, वही चीज करनी है यहाँ पे। फिजिकल स्टेट बताना एक तरीका है टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट। क्या क्या हो सकता है फिजिकल स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और अगर पानी में मिला हुआ हो तो एक्वियस, AQ बोलते हैं उसको, एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, पानी में घुले हुए को कहेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। एक और तरीका है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस। हीट रिलीज हुई या हीट एब्जॉर्ब हुई। याद है ना, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कराया था कि केमिकल रिएक्शन के लिए हीट या लाइट के थ्रू एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्ब की जाती है। तो वो हीट एनर्जी, जो भी लाइट एनर्जी, जो एनर्जी
हीट चेंजेस को मेंशन करना। और एक और चीज, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच इट हैव टेकन प्लेस। बच्चों, कुछ रिएक्शंस की कंडीशंस होती है, उनके बिना नहीं हो सकता। न्यूज में बहुत जगह टीवी पे देखा होगा, ऐड आती है, खत्म होने के बाद आता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। इसी केस में ऐसा होगा, याद आ गया होगा। उसी प्रकार से बच्चों एक रिएक्शन में भी कंडीशन होता है, वो कंडीशंस पता होने चाहिए और वो कंडीशंस इंफॉर्मेशन की तरह हमें उन्हें देने होंगे, तभी तो पता चलेगा। कहाँ दें, कैसे दें, एग्जांपल बताऊं, समझ जाओगे आप। देखिए ये रिएक्शन देखिए, फोटोसिंथेसिस। ये जो रिएक्शन है ना फोटोसिंथेसिस बच्चों, ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। बचपन में जानते हो इसके बारे में, कैसे प्लांट्स अपने आप अपना खाना बना लेते हैं, है ना। पर कंडीशन थी, डेफिनेशन लिखा होगा ना आपने फोटोसिंथेसिस का, और तब ये जरूर लिखा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस अकर्स। तो देखो रिएक्शन के ऊपर यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल दिख रहा है कि नहीं। इन्हीं के प्रेजेंस में हमारे CO2 और H2 मिलेंगे और हमें इस ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ रहे हो ये बात। सो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब की जाएगी सनलाइट से। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, जानते हो आप। जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है तो कौन सा रिएक्शन होता है, तो होता है बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, डोंट वरी, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बारे में और डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर देखो कि एक रिएक्शन में कैसे कंडीशंस को डिनोट किया जाता है एरो के ऊपर, ठीक है। कुछ और नोटिस किया, ब्रैकेट्स में देखो AQL, AQL, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, यही स्टेज तो मेंशन्ड है। एक और रिएक्शन बताती हूँ आपको, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल के फॉर्मेशन में भी कंडीशन है 340 जिंक ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो सकता है और हमारा मिथेनॉल फॉर्म होगा। इसके बारे में क्लास 10th के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में और डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप कंडीशंस के लिए एग्जांपल को देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप समझ रहे हो कैसे हम एक रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब आपके मन में सवाल मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहती, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, उनके बारे में एक छोटा सा बेसिक आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। तो बताइए एंडोथर्मिक, ये इमेज याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट आसान है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी बच्चों। देखिए हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसे रिएक्शंस को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हीट अगर रिलीज हो जाए तो द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व मतलब रिलीज, एक ही बात है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रहा है। अगर कंफ्यूजन हो, एंडो मतलब अंदर, इनसाइड, एक्सो मतलब बाहर, आउटसाइड, रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक और एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक, ठीक है। याद रहेगी अब ये बात। अब बच्चों आज की क्लास में हमने काफी कुछ सीखा है। क्या सीखा हमने, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन के लिए मैंने आपको बैकग्राउंड क्या सिखाया है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में मैंने डिफरेंसेस आपको सिखाए हैं बच्चों। केमिकल रिएक्शन में यही तो होता है, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसी को केमिकल रिएक्शन, उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। उसमें या तो फिजिकल चेंज भी हो सकता है, केमिकल चेंज भी हो सकता है। क्लियर, केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल में जाना हमने, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जाने केमिकल रिएक्शन के, पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, आया ना। और फिर हमने बच्चों बड़ी जरूरी बात जानी, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, और इक्वेशन को हम इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए, आया ना। और मैंने आपको एक बढ़िया इंफॉर्मेशन दी और आपको समझाया कि केमिस्ट्री पढ़ ही क्यों रहे हैं, है ना। केमिस्ट्री का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर की कितनी ज्यादा अहमियत है, ये भी मैंने आपको समझाया बच्चों। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक है ये, इसमें से सवाल भले ही कम आए पर इसको यूज हर जगह करना है केमिस्ट्री में, तो याद रखिएगा ये बात। तो बच्चों आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, ये शुरुआत यादगार रही होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको छोटू सा होमवर्क भी देना चाहूंगी। अगले हफ्ते तक के लिए आप अच्छे से प्रॉपरली, बेटा जब भी क्लास हो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, क्लास के रिवाइज करो, नोट्स को नोट डाउन करो
एंड डोंट फॉरगेट टू डू द होमवर्क। तो आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, होमवर्क भी कीजिए, तभी तो मजा आएगा, पता चलेगा कि कोई चीज आई है कि नहीं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड हैव फन। थैंक यू।